नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। जैसे कि आप जानते हैं, आज दिन है रविवार का। बड़ी खबर का, किसी एक बड़ी खबर का विश्लेषण होता है इस संडे स्टोरी में। लेकिन इस बार की संडे स्टोरी में किसी एक खबर का विश्लेषण कर पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कंप्लीट हुई और उसका जो इम्पैक्ट बिहार में हुआ उस पर हम बात कर चुके हैं पहले भी। लेकिन उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि पूरी बीजेपी हिल गई। आलम यह है कि जो बीजेपी 11 साल से सेंटर में और नीतीश कुमार जो 2 दशकों से ज़्यादा से बिहार में सत्ता पे काबिज है, उन्हें अगले बिहार के चुनाव के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के मुकाबले कोई मुद्दा ना मिला तो प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर दी। क्या वोट चोर के मुकाबले मां की अपमान का मुद्दा टिक पाएगा? उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी ये चीज़ जाननी है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, वो है उपराष्ट्रपति के चुनाव, जिसको लेकर बीजेपी के अंदर काफ़ी इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि उस चुनाव में कहीं भी कोई भी पासा पलट सकता है। ये उन्हें लगता है। उस चुनाव का क्या होगा और उस चुनाव के बाद देश की राजनीति में क्या हलचल मचेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या इस वक्त सही में राहुल गांधी अपनी लोकप्रियता के चरम की तरफ बढ़ रहे हैं और मोदी जी लगातार लोकप्रियता के मामले में नीचे गिरते जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये सवाल बहुत बड़ा बन जाता है कि जो राहुल गांधी ने दावा किया है कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, उस हाइड्रोजन बम का असर क्या होगा, या वो बम सच में इस देश की राजनीति को हिला के रख देगा? इन सब चीज़ों का विश्लेषण होना ज़रूरी है। अलग अलग मुद्दे हैं, जुड़े दो ही शख्सियतें हैं, एक मोदी जी और एक राहुल गांधी। तो इन सब के विश्लेषण करने के लिए जाहिर सी बात है किसी एक एक्सपर्ट का साथ होना ज़रूरी है। तो इस बार फिर हम चलेंगे टीवी पत्रकारिता और ओवरऑल पत्रकारिता के इस देश के जाने माने चेहरे, एनडीटीवी जैसे चैनल के मैनेजिंग एडिटर रह चुके अभिज्ञान प्रकाश के पास। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभिज्ञान भाई आपकी तरफ आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सीधा बातचीत स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। अभिज्ञान भाई, सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुई, यात्रा का समापन कैसा रहा ये आपने देखा। फिर राहुल गांधी एक बम फोड़ते हैं कि अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, उसका असर दिखता है। फिर प्रधानमंत्री माँ की गाली का एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं, उसको लेके बीजेपी एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही। ये जो 3-4 घटनाएँ इस हफ्ते हुई है और इस बीच प्रधानमंत्री का चीन दौरा भी रहा। एक अगर मैं इससे शुरू करूँ कि ये घटनाक्रम में जितनी सारी घटनाएँ, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहले मैं बात करूंगा राहुल गांधी की यात्रा की, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने बात की और वाकई लोगों ने मुझे बताया, जिसमें कि पुराने साथी, पुराने जर्नलिस्ट इंक्लूडेड है, कि जबरदस्त रिस्पांस रहा राहुल गांधी की यात्रा का। और बल्कि एक मेरे पुराने साथी है, मेरे आउटपुट एडिटर थे बहुत सालों तक, और बहुत अध्ययन करते हैं बिहार से, और बिहार के ही है वो। उन्होंने तो मुझे यहाँ तक अलग करके बताया कि अर्बन बिहार, तो चूंकि जिस रास्ते से वो यात्रा लेकर गए थे राहुल गांधी, वो उनकी पकड़ के इलाके नहीं थे एग्जैक्टली, कांग्रेस की अगर आप बात करें तो वहां पर तो उन्होंने वाकई राजनीतिक धमाल मचा दिया। और जिस रूट को राहुल गांधी ने फॉलो किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए अगर बीजेपी की चिंताएं की लकीरें सामने नजर आती हैं या बीजेपी कोई बंद बुलाती है, तो ये सब बड़ा स्वाभाविक रिएक्शन है, क्योंकि वो इम्पैक्ट तेजस्वी और मेनली राहुल गांधी की यात्रा ने पैदा किया। दूसरा सवाल जो बचता है, जो कि अब आगे जाके इसका उत्तर जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया तो और चुनाव सब चालू हो चुका है बिहार में, वो है रूरल बिहार का। और जरूर तेजस्वी यादव कोई रणनीति अपनी बना रहे होंगे कि अपना आउटरीच प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं, कि लोगों तक पहुंचने का कार्यक्रम बना रहे होंगे अपने गठबंधन के साथी राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ, कि वो कैसे इसी प्रभाव को, जो कि इस यात्रा के जरिए जो है वो शहरी और छोटे शहर के बिहार में इतना दमदारी से नजर आया, वो उसको कन्वर्ट करके लेकर जाए रूरल बिहार में। वहां पर असर तो हुआ है, लेकिन अंदर तक कितना कन्वर्जन हुआ है? बिहार पेचीदगी भरा प्रदेश है, जातीयता के बहुत समीकरण है वहां पर, तो उसको समझना
बहुत जरूरी होगा। तो इसलिए यहां से इस यात्रा के मोमेंटम को रूरल बिहार तक बिल्डअप करके ले जा रहा, ये मेरे लिए देखना बहुत दिलचस्प होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये जो यात्रा निकाल कर इन्होंने कंक्लूड किया है, उसका तो इनको जो लाभ और जो मूड, जो माहौल ये बना सकते थे, वो ये वाकई बनाने में कामयाब हुए। और सबसे बड़ी इनकी कामयाबी इस रास्ता यात्रा की है कि इनका जो नारा था, जो ये चार्ज लगा रहे थे वोट चोरी का, वो चिपका लोगों पर और लोगों तक पहुंचा वो नारा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अब उसके एवज में जो प्रधानमंत्री की माँ वाला मुद्दा, जो एक संवेदन मुद्दा या इमोशनल कार्ड जो प्रधानमंत्री ने खेला है, जिसको लेके मुझे लग रहा है बीजेपी ये वोट चोर को कार्ड ढूंढ रही है, ये कहीं आपको जमीन पकड़ता नजर आ रहा है? जी देखिए, ये तो बल्कि मैं अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, क्योंकि मैं इस पर बात करना चाहता था, बोलना चाहता था। अब सच्चाई तो ये है, पहले हम लोग फैक्ट्स पर बात करते हैं। सच्चाई तो ये है कि किसी के पास उस व्यक्ति की पहचान नहीं है कि जिसने गाली दी। ठीक है, किसी के पास नहीं है, और मुझे नहीं पता कि अगर वो पूरी तरह से निकल कर बाहर आ चुकी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी की मां को गाली देना बिल्कुल गलत है, निरर्थक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इस बात से कतई भी आश्चर्यचकित नहीं हूं कि इसका इमोशनल कार्ड बनाकर इसको रखा है प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों ने सामने। क्योंकि जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी हम राजनीति की बात कर रहे हैं, किसी की मदर के लिए कोई भी इस तरह का अपशब्द इस्तेमाल करना, लोगों ने बहुत सारे प्रधानमंत्री और बीजेपी के उदाहरण ही लाकर दे दिए सोशल मीडिया पर, ये भी हकीकत है। तो वो भी काउंटर हुआ है नैरेटिव उसी तरह से, तो वो तो गलत है, उस पर तो कोई डिबेट हम कर ही नहीं रहे। लेकिन चूंकि भावनात्मक मुद्दों को मुद्दा बनाकर उस पर राजनीति हमेशा से हुई है अतीत में, और बीजेपी ने की है, नरेंद्र मोदी ने की है, और बाकी लोगों ने भी की है, तो इसीलिए ये मुद्दा एक मुद्दे में तब्दील होगा, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं है। अब ये लोगों तक कहां तक पहुंच पाता है, कितना सस्टेन हो पाता है, बीजेपी इसको कितना एनकैश कर पाती है, ये सब मैं आकलन करके अभी आपको नहीं बता सकता। लेकिन ये मुद्दा होना था, वो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो अभिगम भाई, मेरा सवाल ये था कि अगर आप जैसे कह रहे हो कि ये माँ वाला मुद्दा बनना था, मुझे मालूम था, लेकिन 11 साल केंद्र में सत्ता में रहने के बाद और इतने साल बिहार में सत्ता के रहने के बावजूद अगर आपको चुनाव के लिए इस तरह का मुद्दा बनाना पड़ रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ के सामने काट के लिए इसको खड़ा करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक भी तो सोचेगी ना कि आखिरकार ऐसे मुद्दे पर चुनाव कैसे लड़ सकते। बिल्कुल सही सवाल है आपका, और ये पब्लिक सोच भी रही है ना। आप देखिए कि बिहार बंद का वो रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला जिसके लिए उन्होंने बिहार बंद का कॉल किया था। तो ये डिपेंडेंसी तो इमोशनल इश्यूज की रही है पहले भी और अभी भी है। तो चूंकि सामने तो एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया गया है, वो देश के लोकतंत्र से जुड़ा है, वोट चोरी का मुद्दा है, तो उस मुद्दे का रिस्पॉन्स अलग है और ये मुद्दे का रिस्पॉन्स अलग है, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। किसी भी की माँ के बारे में आप इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये काउंटर रिएक्शन है। अब जनता का जजमेंट, जनता की समझ, जनता की सोच, जनता की पकड़ इसी पर निर्भर करेगी कि वो दोनों मुद्दों पर किस तरह का अपना रिस्पॉन्स रखती है। एक मुद्दा सीधे देश के लोकतंत्र से जुड़ा है और एक मुद्दा भावनाओं से जुड़ा है, प्रधानमंत्री की मां के बारे में कुछ अपशब्द कहने से जुड़ा है। तो सब कुछ ये जनता के रिएक्शन पर निर्भर करेगा और जनता अपनी समझ रखेगी इसके ऊपर, ये मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूँ। जी, अभिज्ञान भाई, आपने इतने चुनाव कवर किए हैं, इतने विधानसभा लोकसभा सारे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं आपके एक्सपीरियंस पर कि ये दोनों मुद्दे, एक तरफ है वोट चोरी का मुद्दा, एक तरफ है माँ की अस्मिता का मुद्दा, दोनों में से कौन सा मुद्दा आपको ऐसा लग रहा है कि जो 2 महीने बाद चुनाव होने वहां तक पहुंचेगा, वहां काम करेगा, और कौन सा मुद्दा ऐसा लग रहा है कि जो आपको लगता है रास्ते में ही दम तोड़ जाएगा? देखिए, वोट चोरी का मुद्दा लंबा चलेगा और इसकी मैं वजह बताता हूं आपको, इसका कारण बताता हूं। एक तो ये कांग्रेस और आरजेडी यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी की भी जिम्मेदारी होगी कि जनता के बीच वो पहुंचे हैं, जनता से उनको रिस्पांस मिला है, तो वो भी अपने राजनीतिक रास्तों से इस मुद्दे को जीवित रखे। दूसरा, एक बड़ी बात कभी मत भूलिएगा
कि ये पूरा मसला ये अदालत में भी है, समझा? तो ये यानी कि उसमें सुनवाई होनी है, उसमें जरह होती रहेगी, उसमें खबरें अपडेट होती रहेंगी। तो ये मुद्दा अभी है, मतलब ये मुद्दा पूरी तरह से देश की सर्वोच्च अदालत में है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है ये। तो इसीलिए इस मुद्दे के जीवित रहने के आसार कहीं जा रहा है। हाँ, बीजेपी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री का मुद्दा भी जीवित रखने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि वो भावनाओं से जुड़ा है, एक समय लोगों की भावनाएं रहेंगी उससे जुड़ी हुई, लोग आहत महसूस करेंगे और रिएक्ट करेंगे कि आप प्रधानमंत्री की मां के बारे में इस तरह से कैसे भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे बाकी मुद्दों से उसकी संभावना है कि वो कवर हो जाएगा। लेकिन वोट चोरी जी एक मूल मुद्दा है जिसकी अदालती कार्रवाई भी चल रही है और साथ में राजनीतिक कार्रवाई भी चल रही है। तो जी ये और इसलिए जी मुझे ज्यादा इसके इलेक्टोरल सिचुएशन तक पहुंच पाने की, जो सवाल आपने पूछा, मुझे ज्यादा उम्मीद नजर आती है इस मुद्दे के। लेकिन जी इसको सही रास्ते पर तो रखना, जीवित रखना, जैसा कि अभी तक किया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने, ये दोनों की जिम्मेदारी परस्पर रहेगी और बराबर रहेगी। जी, तो अभिज्ञान भाई, जैसा राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा चिपक गया है, आपको लगता है कि सही में ये मुद्दा चिपक गया है और ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे की एक गूंज कहीं न कहीं सुनाई दे रही है? हाँ, ये मुद्दा चिपक गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बहुत लोगों से, जैसे आपसे कहा, बिहार का फीडबैक लिया, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत लोग उनकी यात्रा में जुड़े, मतलब खाली कार्यकर्ता या समर्थक नहीं थे, स्वाभाविक तौर पर भी लोग जुड़े। तो जैसे संविधान का मुद्दा जो है वो चिपक गया था, और खास तौर पर दलितों में, पिछड़ों में एक चिंता हो गई थी कि कहीं कोई तब्दीली करके, बदलाव करके हमारे अधिकार न छीन लिए जाए। तो इसी तरह से ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने ये संशय लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि अगर हम वोट देते हैं किसी भी पार्टी को, तो क्या हमारा वोट उसी पार्टी को जाता है? तो आपने ही अपने एक वीडियो में भी कहा कि अब इस पर जो है कटाक्ष भी कसे जा रहे हैं, हास्य कवि भी इस पर सक्रिय हो गए हैं। तो ये एक संशय लोगों के दिमाग में, एक शंका लोगों के दिमाग में जरूर आई है कि क्या हमारा वोट जो है वो उसी को जा रहा है जिसको हमने वोट दिया है, किसी और को तो नहीं जा रहा है। तो ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हालांकि वोट चोरी का मुद्दा जो है वो पूर्णतः ये विषय नहीं है, लेकिन आम आदमी कैसे इंटरप्रेट करता है, तो वो तो इंटरप्रेट यही करता है ना कि हम वोट डालने गए और जिसको डाला उसी को गया। तो वो इंटरप्रिटेशन जो है वो मैं लोगों से सुन रहा हूँ, सोसाइटी में सुन रहा हूँ, बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो इंटरप्रिटेशन उनके दिमाग में आना शुरू हो गया है। अच्छा अभिज्ञान भाई, एक चीज़ और 2 मुद्दे हैं वैसे तो, लेकिन एक सब पहले उससे बात कर लेता हूँ। क्योंकि मेरी अभी एक बीजेपी के नेता से बात हो रही थी, तो वो भी जो है वो घबराए हुए इस चीज़ को लेकर कि ये जो राहुल गांधी ने दावा किया है कि अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूँगा, अभी तो एटम बम फोड़ूँगा, और इस हाइड्रोजन बम की वजह से बीजेपी में काफ़ी खलबली मची हुई है, और ये जो माँ वाला मुद्दा है, ये भी एक तरह से कहा जा रहा है उसी डेस्परेशन में है कि किसी तरह से उसको पहले ही फ्यूज़ करने की कोशिश की जाए। आपको लगता है राहुल गांधी अगर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि मोदी मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तो सही में हाइड्रोजन बम को लेकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ बड़ी चीज़ तो है? हाँ, बिल्कुल होगी, क्योंकि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, और उन्होंने पहले दावा किया था, उसके बाद ये माधेपुरा के डिटेल्स वो लेके आए, उन्होंने दिखाया 7 फीट के कागजों से कैसे हमने ये डिटेल दिखाए। सबको पता है कि वो अगला निशाना साध रहे हैं बनारस के ऊपर, क्योंकि मैं तथ्यों की हमेशा बात करता हूँ। बनारस में काउंटिंग के दिन क्या हुआ, ये आपके सामने भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 50 बार आप भी बता चुके हैं। तो अब सब लोग का इशारा तो यही है कि ये हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये बनारस पर होगा। बनारस पर नरेंद्र मोदी के जीतने का प्रतिशत, जीतने का आंकड़ा, वो पिछली बार से कितना कम हुआ है ये भी लोग जानते हैं। तो इसीलिए चूंकि उन्होंने प्री कमिट कर दिया है राहुल गांधी ने, तो मेरे हिसाब से तो वो हाइड्रोजन बम लाएंगे ही लाएंगे। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बात कही थी, और ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी भी बहुत लोगों से पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मुलाकातें और बातचीत हो रही है। वो एक बड़ी बात थी, और देखिए उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और क्या कर पाया चुनाव आयोग? उन्होंने कहा था कि 7 दिन में हलफनामा दे और 7 दिन में माफी मांगे। तो 7 दिन तो कब के गए, ना हलफनामा हो, ना माफी होने की स्थिति आई। तो इसका मतलब
राहुल गांधी इज श्योरली प्रिपेयर्ड, या वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना रिसर्च कर रहे हैं। बल्कि राहुल गांधी तो मैं साफ साफ कहूंगा प्रदीप जी कि मतलब मोदी मीडिया की स्थिति को देखते हुए वो तो पत्रकारों को जो काम करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो वो तैयारी कर रहे हैं अपनी, और अगर उन्होंने तैयारी करके प्री कमिट कर दिया है, बार बार सार्वजनिक मंचों से हजारों लाखों की सभा में खड़े होकर ये बोल रहे हैं, तो वो तो फिर तैयारी में है ना, वो तो तैयारी करके उतरेंगे ही उतरेंगे। और उनके लिए जो मसाला लेकर वो उतरेंगे या जो तथ्य लेकर वो उतरेंगे, तो वो उनके लिए हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो उसको उसी तरह से चीट कर रहे हैं। तो आप कोई भी हल्की चीज राहुल गांधी से इस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। राहुल गांधी को बहुत अच्छी तरह से पता है, भली बात वो जानते हैं कि इस वक्त स्टेक पर क्या है, क्योंकि उन्होंने जिस मुद्दे को उठाया है उसने देश में उनको रिस्पॉन्स दिलवाया है। तो वो एक संजीदा नेता है, वो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी हल्के मुद्दे को हम ले आए। जी। अभिज्ञान भाई, दो चीजें और कही जा रही है। एक तो कहा जा रहा है कि जब से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की बात की, कि अगर ये हाइड्रोजन बम में दम निकलता है जो राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं, तो मोदी की राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और अगर कहीं फुस निकलता है तो राहुल गांधी अपना राजनीतिक करियर खुद बर्बाद कर सकते हैं। एक तो इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप क्या ऐसा मानते हैं, और दूसरा ये कि अगर, जो एक चीज और कही जा रही है कि इस वक्त राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई पर है और मोदी और उनकी सरकार की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम लो पे इस वक्त दिख रही है, क्या इन दोनों मुद्दों पर आपकी राय क्या है? देखिए, पहली चीज तो मैं ये सब थ्योरी नहीं मानता कि कोई राजनीति में कुछ करेगा और कोई प्रयोग करने से या कोई बात करने से या कोई बयान देने से कोई फुस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर अगर यही बात है और यही आकलन है और सिर्फ हम नरेंद्र मोदी के बयानों का आकलन करें तो उनको कब का फुस हो जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने देश से कितने वादे किए हैं, ये मैं उन्हीं के वादों को दोहरा सकता हूं ना, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। तो ये आकलन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। राहुल गांधी अपनी बात रखे, जैसे मैंने कहा, संजीदा है, गंभीर है, उनको पता है क्या रिस्पॉन्स रहा है, तो मेरे हिसाब से तो वो तैयारी करके अपनी बात रखेंगे। और अगर 1% भी उनकी बात अगर मान लीजिए चूक जाती है, अचूक साबित नहीं होती, तो ऐसा मैं नहीं कहीं मानता कि उनका करियर ही खत्म हो जाएगा और राजनीति में वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हमने आपने बहुत राजनीति देखी है और नेता बहुत सारे वादे करते हैं और कभी कभी वो बिल्कुल अर्जुन के तीर की तरह आंख का निशाना साध देते हैं, कभी कभी वो मिस भी हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी के ही बहुत सारे वादे उसका उदाहरण है। तो ये कोई पैमाना नहीं है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि जनता कैसे रिएक्ट करती है। दूसरा जो आपका प्रश्न है, मैं ध्यान से सुनी, अगर आप दोहरा ले दूसरा पॉइंट आपका। मेरा सवाल ये था कि जो कहा जा रहा है कि पॉपुलैरिटी इस वक्त ऑल टाइम हाई पे है राहुल गांधी की, और मोदी और उनकी सरकार की साख दिन पर दिन गिरती जा रही है, ऑल टाइम लो पे है, क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? बिहार के मद्देनजर, बिहार से जो यात्रा हुई है अभी कंक्लूड, उसके मद्देनजर तो जरूर ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश कोई कांग्रेस के पकड़ के प्रदेश नहीं थे। ठीक है, तेजस्वी यादव साथ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आरजेडी का काडर साथ है, साथ में आपको माले का भी काडर मिला, तो वो फैक्टर्स थे। लेकिन कांग्रेस का खुद का रिस्पॉन्स राहुल गांधी ने जनरेट किया। कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है इन राज्यों में, अगर राजनीतिक तौर पर हम देखें, यूपी और बिहार की हम खास तौर पर बात करें, तो इसलिए वो लोकप्रियता तो, और चूंकि आपने एक राज्य से राष्ट्र का मुद्दा उठाया है, आप थोड़ा इसकी बारीकी को समझिए। आप गए एक राज्य में यात्रा करने, लेकिन मुद्दा आपने देश का उठाया है। आपने कर्नाटका की एक विधानसभा सीट का उदाहरण देकर आपने मुद्दा देश का उठाया है। तो स्थानीय मुद्दा नहीं उठाया आपने बिहार का ना, आपने तो उठाया वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में। तो इसीलिए अगर आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा तो स्वाभाविक है कि आपकी लोकप्रियता ऊपर जाएगी। अब रही बीजेपी और मोदी जी के सरकार की लोकप्रियता, उमा भारती के साथ में एक कार्यक्रम में था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको कैसा लगता है, आप इतने साल बीजेपी में रही, एमजेपी में रहकर आपको कैसा लग रहा है। तो मतलब मैंने कहा, बीजेपी के आप नेता हैं, तो मोदी जनता पार्टी में रह के आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने लंबा ज्ञान दिया, और गंगा अलग अलग जगहों से बहती है और उसके नाम बदल जाते हैं और गंगा का प्रवाह क्या है, ये सब उमा जी ने मुझे बताया। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं, मैं तो अभी सबसे सवाल पूछने को तैयार हूं कि भाई बीजेपी वालों, एमजेपी भी कैसा लग रहा है। तो है तो ये आप जो एमजेपी ना।
जी, आपने उमा जी का नाम लिया, मेरे को एक सवाल और याद आ गया कि अभी हाल ही में आपने मोहन भागवत के स्टेटमेंट देखे होंगे, जहाँ उन्होंने 75 साल वाला भी अपना क्लियर कर लिया कि मैंने किसी से रिटायरमेंट को नहीं माँगा था, बीजेपी में कोई दखल-अंदाज़ी नहीं है, ये जो भी उन्होंने कहा। मोहन भागवत के इस बयान को या जो भी उन्होंने बातें कही, उनको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं मोहन, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी। आखिरी चर्चा जो हमारी आपकी हुई थी तब भी मैंने कहा था ये सब प्रेशर टैक्टिक्स थी एनजीओ की, एनजीओ अर्थात आरएसएस की। तो ये एनजीओ की प्रेशर टैक्टिक्स थी, उनको दबाव डालना था, कभी नितिन गडकरी का नाम, कभी संजय जोशी का नाम, कभी फलाना, कभी 3 महीना उन्होंने इन लोगों को बताया, दोनों व्यक्तियों को, शीर्ष नेता गुजरात लॉबी के, कि हम हैं, ठीक है, हम गए नहीं है, गलत फहमी में आप लोग ना रहे। उसके बाद उनका काम हो गया, 15 अगस्त को मोदी जी ने उनको एनजीओ करार दे दिया, 100 साल के और विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बता दिया। तो भागवत साहब तो विनर है इस वक्त, उन्होंने जो चाहा जैसे चाहा करा दिया। जितनी अटकलें और चर्चाएं थी कि और बीजेपी का झगड़ा और आरएसएस नाराज और ऐसा और वैसा और आरएसएस को दबा लिया मोदी जी ने, और ये सब का तो स्कोर उन्होंने भी फिलहाल सेटल कर दिया है। तो मोदी जी ने आकर, मतलब वैसे अगर आप कायदे से सोचिए, मोदी का अधिकार है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। तो मैं ये कह रहा था कि वैसे मतलब 15 अगस्त के भाषण में आप अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हैं, सरकार क्या कर रही है आगे बताते हैं, क्या करना चाहती है, कोई बड़ी घोषणाएं करते हैं। लेकिन मोदी जी ने संघ का जिक्र किया और एनजीओ बताकर, तो मैं जी, उसको जी गलत भाई नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जी, कह रहा हूं कि भाई उन्होंने वो इम्पोर्टेंस उनको अटैच कर दी। तो अगर आप प्योर पॉलिटिक्स के तौर पर देखें, क्योंकि संघ प्योर पॉलिटिक्स करती है, मैं पहले भी कह चुका हूं, तो ये राउंड तो संघ ने अपने हक में कर लिया ना, जी, ये जी। राउंड जी, उन्होंने हमारा हमारे अपने हक हमारे में किया है। नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, तो एक बड़ा ज़रूरी सवाल है, मैं आखिरी में वो पूछ जानना चाह रहा हूँ आपसे, उस पे आपकी राय बहुत ज़रूरी है। भाई अभी 2 इम्पोर्टेंट इलेक्शन सामने खड़े हैं, बड़े इम्पोर्टेंट है। एक है उपराष्ट्रपति का चुनाव और दूसरा है बिहार का विधानसभा चुनाव। आपको लगता है ये दोनों चुनाव कि जो भी नतीजे निकलेंगे, जो भी आउटकम निकलेगा, वो इस देश की राजनीति को नई दिशा और नया रूप देने वाले हैं? 100%, सीधा आंसर है मेरा, सीधा जवाब है 100%। और बिहार तो भी दूर है, 9 सितंबर की तारीख बहुत महत्व रखेगी, क्योंकि विप नहीं है, सीक्रेट बैलेट है। आपको ये पता करना मुश्किल है कि अगर किसी ने पलटी मारी तो किधर मारी, क्यों मारी। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, और ऑपोजिशन के लिए भी उतनी अहमियत रखता है। आमूमन आप और हम सालों से राजनीति देख रहे हैं, पार्लियामेंट कवर किया है। राष्ट्रपति या उस उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई ऐसा विषय होता नहीं जिसमें बड़ी टकराव की स्थिति पैदा होती है। नीरम संजीवा रेड्डी का एक उदाहरण है हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में, वो अलग परिस्थितियां थी। नॉर्मली कोई बन जाता है, एक सामान्य सा कंसेंसस पैदा हो जाता है, आपस में बातचीत हो जाती है और एक नाम उभर कर आ जाता है। ये राष्ट्रपति पद के लिए भी होता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन इस बार तो कॉन्टेस्ट है। अब कितना बड़ा फर्क है आप सोचिए। जब धनखड़ आए थे, आपको वो चुनाव याद है क्या? कोई चुनाव था या ऐसा जी, कुछ जी, हुआ जी। था कि आपको बहुत याद हो या मुझे बहुत याद हो? नहीं याद है ना। नॉर्मली आपस में बातचीत हो जाती है। विज्ञान प्रकाश ने प्रदीप चौहान जी को फोन किया कि तो फला हमारे उम्मीदवार है। एक स्थिति में तो प्रतिभा पाटिल के, मैं जानता हूं, कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने बाला साहब ठाकरे से बात की थी और उसका उन्होंने बयान दिया था कि मराठी अस्मिता और उसके लिए हम प्रतिभा पाटिल का समर्थन करते हैं। तो अब ये स्थितियां नहीं है, अब तो हो रहा है चुनाव। अब बड़ा फर्क समझ गए। तो बिहार तो दूर की स्थिति है, उस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। मेन कहानी जो है कि ये सरकार की आंकड़ों के आधार पर, अरिथमेटिक आंकड़ों के आधार पर क्या हैसियत है और कितनी मजबूती है। फिलहाल मेजोरिटी के साथ वो सरकार में है, ये 9 तारीख को देश के सामने आ जाएगा। जी, और जी। मार्जिन ऑफ विक्ट्री, मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं अपने पॉइंट को। मार्जिन ऑफ विक्ट्री, जैसे क्रिकेट का मैच होता है ना कि आपने लास्ट ओवर में आखिरी बॉल पे मैच जीता, और एक होता है कि आपने सारा टेस्ट मैच जीत लिया एक इनिंग्स और 100 रनों से। 2 तरह के गेम्स होते हैं ना। तो जी, मार्जिन ऑफ विक्ट्री भी बहुत ऑब्जर्वेशनल होगा पॉलिटिकल पंडित्स के लिए, जानकारों के लिए, आप जैसे जानकार लोगों के लिए। मार्जिन ऑफ विक्ट्री भी बहुत बड़ा एक
फैक्टर होगा कि आप जीत गए, लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति आई कि आप 10 वोटों से कम से जीते, आप समझ रहे हैं? तो ये भी मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा। इसका मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत रिड्यूस हो गई, जो भी स्ट्रेंथ मौजूदा स्थिति में उससे आप जीत गए, लेकिन स्ट्रेंथ आपकी रिड्यूस हो गई। अब जैसे बनारस पर आप कह रहे हैं हाइड्रोजन बम, सॉरी लोग कह रहे हैं हाइड्रोजन बम आने की उम्मीद है, वो क्यों बनाया जा रहा है बनारस को चर्चा का विषय? क्योंकि मोदी जी ये बनारस का चुनाव एक बड़े मार्जिन से, कमतर मार्जिन से जीते हैं ना, इसीलिए 9 तारीख का चुनाव जो है ये बहुत अहमियत रखता है। ये दिखाएगा कि संख्या गणित पर संसद के भीतर आपकी ताकत इस वक्त आज की राजनीति में क्या है, और वही फिर जैसे आपने सही प्रश्न पूछा, वही फिर आगे की राजनीतिक दिशा को तय कर देगा। जी जैसे अभिज्ञान भाई, जहां पर आपने ये सिरा छोड़ा है, उम्मीद करता हूं मैं अपने दर्शकों से भी थोड़ा सा, ये वादा तो नहीं करता पर उम्मीद करता है कि अगले संडे को जब हम मिलेंगे तो इसी सिरे से आगे बात शुरू करेंगे, क्योंकि तब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव निपट चुका होगा और अब उससे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, इस पे अभिज्ञान प्रकाश भाई की जो तफसील से विश्लेषण है वो जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि इन्होंने अभी लास्ट में इतने बढ़िया तरीके से इसको सम अप किया है कि अब तो बनता है कि उसके बाद एक मुलाकात इनसे जरूर हो। उम्मीद करता हूँ कि हमें मौका देंगे अगली बार फिर से। फिलहाल अभिज्ञान भाई, आज आप आए, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार की तरह फिर एक बार और मजा आया। हाँ, मैं सोच रहा था हाथ जोड़कर अगली आपको बार थैंक यू करूं, फिर मुझे डर लग गया कि कहीं मुझे वोट न मिल जाए किसी का। ठीक है भाई, चलिए मैं आपसे थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको मिल जाएगा वोट, थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह वादा है कि आपकी वीडियोस कंसंट्रेशन के साथ सुनता रहूंगा, रोज सुनता हूं जब भी आप। और ये अभी एक वादा और भी है कि पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन मिलेंगे। जरूर जरूर मुलाकात। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।